नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है मुख्तार अंसारी। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। तीसरी खबर में बात पहलवानों की। चौथा है लव जिहाद। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खास शूटर संजीव जीवा की बीते दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को वकील से भेस में आए शूटर विजय यादव ने अंजाम दिया। मुख्तार के खास शूटर की हत्या को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गैंग वॉर की वजह से संजीव जीवा की हत्या की गई और शक की सुई गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ घूम रही है। दरअसल गैंगस्टर सुनील राठी से संजीव जीवा की पुरानी अदावत थी, क्योंकि संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी का करीबी था। सुनील राठी पर ही मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कराने का आरोप है। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही दोनों के बीच अदावत चरम पर पहुंच गई थी। सूत्र बताते हैं कि पश्चिमी यूपी में सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के सुनील राठी गैंग के संपर्क में होने की जानकारी पुलिस को मिल रही है। बताया जा रहा है कि विजय जब 3 महीने पहले मुंबई में था, तभी वो सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया था। फिलहाल एसआईटी टीम हत्या की जांच पड़ताल में लगी। आपको बता दें कि जिस सुनील राठी पर शक की सुई घूम रही है, वो इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद जेल में बंद है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की आपराधिक गतिविधियों में उसका खासा दबदबा है। यही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी उसका गैंग एक्टिव है। सुनील राठी का नाम तब और अधिक सुर्खियों में आया था जब उसने करीब 4 साल पहले जेल ही में मुख्तार अंसारी के खास मुन्ना बजरंगी की हत्या करवा दी थी। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड की आड़ में अखिलेश यादव ने जिस तरह से विधानसभा में शोर शराबा कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, वक्त के साथ लगता है अब वो सब किया धरा उन पर ही भारी पड़ता जा रहा है। सीएम योगी के विधानसभा में किए गए वादे की वजह से, जिसमें उन्होंने चैलेंज देकर कहा था कि जो लोग माफियाओं को पालते पोसते हैं, वही लोग अब उमेश पाल जैसे हत्याकांडों पर सरकार को सूबे में बदतर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आड़ में घेरना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर देख लीजिए, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस दौरान योगी की पुलिस ने और सूबे की अदालतों ने माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसे देखकर अखिलेश यादव को सांप सूंघ गया, जिनके ऊपर आरोप था अतीक अशरफ, मुख्तार से माफियाओं को पालने पोसने का, और जो उमेश पाल हत्याकांड की आड़ लेकर सूबे में कमजोर कानून व्यवस्था की दुहाई देकर विधानसभा में घेरना चाह रहे थे सूबे की मौजूदा सल्तनत को। प्रयागराज पुलिस ने सबसे पहले तो उमेश पाल हत्याकांड के चंद दिन बाद ही उस खूनी कांड में शामिल रहे एक शूटर को प्रयागराज में ही गोलियों से भून डाला। उसके बाद अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद खान को, शूटर गुलाम को, यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर उमेश पाल हत्याकांड में हुई किरकिरी का हिसाब बराबर कर दिया। बामुश्किल 2 ही दिन बीते होंगे कि प्रयागराज के अस्पताल में दोनों भाइयों की हत्या हो गई। हालांकि अतीक और अशरफ का कत्ल होने से पहले ही अतीक अहमद को 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी थी। सीएम योगी ने जो माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, उसमें अखिलेश यादव बौखला गए। जब माफियाओं पर नकेल कसना शुरू हुआ, उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड माफिया शाइस्ता के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगने लगे। पुलिस ने उसे माफिया घोषित कर दिया और फिर फरार शाइस्ता को ढूंढ निकालने में लग गए। तो ये वही अखिलेश यादव जिन्हें इन सब से भी परेशानी होने लगी और वो शाइस्ता के समर्थन में उतर आए। ये वही अखिलेश यादव है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देकर सरकार को घेरने में लगे थे, लेकिन सीएम योगी की माफियाओं पर सख्त एक्शन के बाद इनकी बोलती बंद हो गई। तीसरी खबर में बात पहलवानों की। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के नाबालिग महिला पहलवान का यौन शोषण नहीं किया था। ये बात नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था।
उन्होंने गुस्से में आकर शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोप वापस लेने की खबरें ऐसे समय में आई जब केंद्र सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक जांच पूरा होने का भरोसा दिलाया। वैसे इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि नाबालिग पहलवान ने कोर्ट से शिकायत वापस ले ली, लेकिन तब इस पहलवान के पिता ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया था। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि बेटी के साथ भेदभाव के कारण हमारे अंदर गुस्सा था। फेडरेशन ने हमारी अपील नहीं सुनी। हमने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था। सही और गलत को कोर्ट में जाकर स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया गया। मैंने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया, लेकिन मैं भेदभाव की शिकायत से पीछे नहीं हट रहा। दरअसल दर्शनकारी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग लड़की थी। ऐसे में पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ। एफआईआर में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। पिता का कहना था कि इस घटना के बाद बेटी बहुत परेशान हो गई और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। एफआईआर के मुताबिक ब्रजभूषण ने ये कहा था कि आप मेरा समर्थन करें, मैं आपका समर्थन करूंगा, मेरे संपर्क में रहो। इसके बाद नाबालिग ने बयान बदल दिया। 2 जून को नाबालिग पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। फिर सील बंद लिफाफे में राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बयान भेजा गया। कोर्ट में बयान के वक्त नाबालिग पहलवान के साथ उसके पिता और दादा दोनों मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा है कि उनके साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कभी यौन शोषण नहीं किया है। हालांकि कहीं ना कहीं पहलवान अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। चौथी खबर में बात लव जिहाद की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने नाम बदलकर नोएडा में रहने वाली हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने अपना नाम अनुराग ठाकुर बताया था, जबकि उसका असली नाम जैद अली है। आरोपी ने लड़की से लाखों रुपए भी लिए, जबकि लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी संभल अपने घर भाग गया। वहीं जब लड़की को उस जिहादी की हकीकत का पता चला तो वो सीधा संभल पुलिस के पास पहुंची। लड़की ने पुलिस को सारी आपबीती सुनाई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी पर खूब हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उन्नाव की रहने वाली लड़की लंबे समय से नोएडा में रहकर एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। आरोपी लड़के की पहली बातचीत 2018 में फोन पर हुई थी। लड़की अपनी बहन को फोन लगा रही थी, लेकिन कॉल गलती से नरौली के जैद अली को लग गया। लड़की और लड़के के बीच वहां से बातचीत शुरू हो गई। आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम अनुराग ठाकुर बताया। दोनों के बीच लंबी बातचीत शुरू हो गई। इस बीच जिहादी ने पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लड़के के झांसे में आकर लड़की ने उसे नोएडा बुलाया। उसने आरोपी की नौकरी नोएडा के एक कंपनी में लगवा दी। लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान जिहादी ने लड़की से 6,50,000 रुपए भी लिए। वहीं जब भी लड़की उसे शादी का कहती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता। बीते 2 महीने पहले जब लड़की ने ज्यादा शादी का दबाव बनाया तो आरोपी बहाना कर अपने घर चला गया, जिसके बाद लड़की उसे खोजती हुई उसके घर गई तो उसकी सारी सच्चाई उसके सामने खुल गई। उसे पता लगा कि यह अनुराग ठाकुर नहीं, जैद अली है, जिस पर लड़की ने नरौली पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की सारी जानकारी पुलिस को दी। इस बीच हिंदू संगठनों के लोगों को भी जानकारी मिल गई। वो सभी पुलिस चौकी पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक श्रेष्ठ चंद्र पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी जैद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दूसरे धर्म के शख्स ने उसका शारीरिक शोषण किया है और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा,
नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।